हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे सीरीज। तो इस वीडियो पे हम समझेंगे आईपीओ क्या है या इसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इससे हम क्या समझते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज हम ऐसे बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। क्योंकि अभी सेबी का एग्ज़ाम पास में है, तो हमारे जो भी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं ये सेबी फोकस्ड ज़्यादा रहेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग कि आईपीओ में कौन इन्वॉल्व है। तो देखो, आईपीओ एक कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है। एक कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है, एक कंपनी जो कि प्राइवेटली हेल्ड है। यह प्राइवेटली हेल्ड का मतलब ये भी है कि कंपनी का कोई सिंगल ओनर है और वो ओनर अब कंपनी के कुछ स्टेक को सेल करके मार्केट से पैसा उठाना चाहता है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी की जो पैसा उठाने का तरीका है वो दो हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है बोरो, एक हो सकता है स्टेक सेल, राइट। एक हो सकता है कि सीधा सीधा कंपनी का कुछ परसेंटेज बेच देना, और एक हो सकता है कि उधारी लेके आना। उधारी में प्रॉब्लम यह है कि इस पैसा को रिटर्न करना होता है एंड इसमें इंटरेस्ट बियर करना पड़ता है। लेकिन स्टेक सेल में ऐसा कुछ नहीं है। स्टेक सेल में आप कंपनी का एक पोर्शन बेच देते हैं और वो पैसा हमेशा के लिए कंपनी का हो जाता है। इसमें कुछ रिटर्न करना नहीं होता है। यस, ऑब्वियसली अब स्टेक क्योंकि आपने बेच दिया है तो आपको प्रॉफिट का तो कुछ परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट परसेंटेज आपको शेयर करना पड़ेगा, तो वो स्टेक सेल बोला जाता है। लेकिन स्टेक सेल में एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि मान के चलो किसी कंपनी अपना 10% किसी एक इंडिविजुअल को बेच रही है जिसके पास बहुत पैसा है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो आगे के दिन में ये जो जिनको भी ये 10% बेचा गया है, राइट, इनका एक बहुत बड़ा से रह जाएगा इन दी बोर्ड। मतलब कंपनी के संचालन में ये जो इंसान है इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि ये भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे बिकॉज ये 10% के ओनर है, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। फिर मान के चलिए कल के दिन में और कंपनी को पैसा चाहिए और उनको उठाना है, फिर वो किसी दूसरे इन्वेस्टर से मान के चलो 10% लेके आए, 10% बेच के 10% लेके आए। अब ये दोनों मिलके 20% को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेक सेल भी हमेशा एक सही रास्ता नहीं होता है। तो एक सही रास्ता होता है आईपीओ। मतलब ऑब्वियसली मैं इसको गलत नहीं बता रहा हूँ, ये भी एक तरीका है। बिफोर लिस्टिंग अगर किसी को पैसा उठाना है तो स्टेक सेल से ही लोग उठा रहे हैं, राइट। हर कंपनी उठा रही है, लेकिन स्टेक सेल में ये प्रॉब्लम इन्वॉल्व है। तो एक कंपनी जब एलिजिबल बन जाती है एज पर द सेबी रूल्स आईपीओ के लिए, तब उनको आईपीओ मतलब अपनी कंपनी को लिस्ट करके पैसा उठाना सही लगता है। तो उस प्रोसेस को समझेंगे हम। तो बेसिक सी बात है, आईपीओ है क्या। तो देखो, आईपीओ भी स्टेक सेल है, ये भी स्टेक सेल है। मतलब ये जो स्टेक सेल है यहाँ पे भी 10%, 20%, 30% कंपनी चाहे तो डाइल्यूट कर सकती है। लेकिन इसमें जो स्टेक सेल होगा ये छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को होगा, ना कि किसी बड़े इन्वेस्टर्स को होगा, राइट। मतलब यहाँ पे कोई अकेला शायद 10% का मालिक नहीं बन सकता। यहाँ पे हम छोटे छोटे हिस्सों में, है ना, कंपनी के जो शेयर्स है वो बहुत कम पैसे में 500, 600, 1000, मतलब वो डिपेंड करता है, ठीक है। उस पे हम इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी की एक छोटी परसेंटेज के हिस्सेदारी हम बन जाते हैं, राइट। तो ये हो गया आपकी स्टेक सेल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ के डेफिनेशन को समझते हैं कि व्हाट इज आईपीओ। तो देखो, आईपीओ क्या है। आईपीओ इज ए प्रोसेस बाय विच ए प्राइवेट कंपनी कैन गो पब्लिक बाय सेल ऑफ इट्स स्टॉक टू जनरल पब्लिक। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि जनरल पब्लिक इस शेयर को कभी बेच नहीं सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आईपीओ कहाँ लिस्ट होता है? आईपीओ लिस्ट होता है प्राइमरी मार्केट में। और एक बार ये लिस्ट हो गया, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर उसको प्राइमरी मार्केट में
खरीदने के बाद, मतलब आईपीओ को खरीदने के बाद वो सेकेंडरी मार्केट में उसको बेच सकता है। दो शेयर कैन फर्दर सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स थ्रू सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं, मतलब एक आईपीओ को लाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। उनमें से पहला है बोर्ड ऑफ कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड को ही वो माइंडसेट सेट करना होगा, बोर्ड को ही लोगों को अपॉइंट करना होगा, बोर्ड को ही लोगों को काम पे लगाना होगा, और बोर्ड ही यूजुअली बहुत मेजर चीज को तय करती है। देन आते हैं मर्चेंट बैंकर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ आईपीओ। देन ऑब्वियस सी बात है, रेगुलेटर का रोल तो सबसे बड़ा है। देन है रजिस्ट्रार टू द इशू, देन है बैंकर्स टू द इशू। तो यहाँ पे आप ये जो वर्ड देख पा रहे हो, इस सारे चीज़ का मीनिंग एंड सारे चीज़ का जो रोल है वो हम लेक्चर में आगे देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं मर्चेंट बैंकर की तरफ। मतलब बोर्ड ऑफ द कंपनी तो आपने समझ गए हैं कि उनको सबसे पहले माइंडसेट बनाना पड़ता है और बोर्ड में अप्रूवल लेना पड़ता है बोर्ड का कि हाँ हम आईपीओ लेके आ रहे हैं। उसके बाद वो मर्चेंट बैंकर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं? मर्चेंट बैंकर सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, राइट। तो उनका काम क्या है? दे एक्ट एज ए बुक रनिंग लीड मैनेजर, BRLM। अब ये BRLM क्या है इसको भी हम आगे समझते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द इशूअर कंपनी। जो भी कंपनी इसको इशू कर रही है आईपीओ को, वो अपने बोर्ड अप्रूवल के बाद मर्चेंट बैंकर को ढूंढने निकलती है एंड मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करती है। द मर्चेंट बैंकर परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्री एंड पोस्ट इशू एक्टिविटी। तो क्योंकि सेबी यहाँ पे इन्वॉल्व है, सेबी रेगुलेट कर रहा है सारा चीज़, तो सेबी के बहुत सारे कायदे कानून होंगे, बहुत सारे रूल्स होंगे, वो तो सारे को मानना है, चाहे कोई जो कंपनी लिस्ट कर रही है अपने आप को या जो सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर्स है उनको भी। तो सबके लिए रूल्स है, सब अपने अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो प्री इशू एक्टिविटीज़ में क्या आ जाता है? प्री इशू एक्टिविटी मतलब ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट, डिज़ाइनिंग द प्रोस्पेक्टस, मार्केटिंग प्लान बनाना, एंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद स्टॉक एक्सचेंज एंड ROC। देखो यहाँ पे ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है? अब कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। अब आईपीओ का मतलब क्या है? वो अपना स्टेक सेल कर रही है इन एक्सचेंज ऑफ मनी। अब आप स्टेक क्यों खरीदोगे? आप तो तभी खरीदोगे ना जब आपको कंपनी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है वो अच्छे दिखेंगे, मतलब आगे चल के कंपनी अच्छा काम करेगी और आपसे जो पैसा कंपनी ले रही है वो किस काम में खर्च करेगी। ऑब्वियस सी बात है। अब आप ओनर हो कंपनी के, मतलब आप ओनर अभी तक नहीं हो, आप बनने जा रहे हो, क्योंकि आपका ये माइंडसेट बन गया है कि आपको आईपीओ खरीदना है। तो मतलब आप कंपनी के एक छोटे से % में आप इन्वेस्टर या उस कंपनी का स्टेक खरीद लो, तो आपको तो जानने का अधिकार है। तो ये जो जानने का अधिकार हमारा होता है ना, ये पूरा होता है ऑफर डॉक्यूमेंट और प्रोस्पेक्टस से, जहाँ कंपनी के बारे में सारा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स लिखे हुए रहते हैं, कंपनी कौन चला रहा है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका विजन क्या है, वो सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, कंपनी का लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल क्या है वो लिखा हुआ रहता है। तो ये सारे चीज़ से हमको ये श्योरिटी मिलता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये फ्यूचर में हमको रिटर्न देने वाला है। तो ये जो सारा तैयारी है, ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस, ये बनाने का काम किसका है? मर्चेंट बैंकर का। मार्केटिंग प्लान बनाने का किसका है जिम्मेदारी? मर्चेंट बैंकर का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पोस्ट इशू एक्टिविटी। ये तो इशू होने से पहले की बात हो गई। इशू होने के बाद क्या करेगा? मैनेजमेंट ऑफ एस्क्रो अकाउंट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटरमीडिएरीज, इंटरमीडिएशन ऑफ एलोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो अभी तो हम जर्नी, मतलब इस लेक्चर को एज ए जर्नी हम पूरा कर रहे हैं। अभी तो हमारे पास आईपीओ आया ही नहीं है। एक बार आईपीओ आ जाए फिर हम समझते हैं कि ये क्या काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, कि एक आईपीओ कितने प्राइस का मार्केट में मिलेगा। तो देखो इसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड प्राइस, एक होता है बुक बिल्डिंग मेथड। तो ये सारा चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड प्राइस, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन द ऑफर प्राइस, फिक्स्ड प्राइस। तो 1992 से पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, CCI, ये सारा काम करती थी। वो टाइमिंग डिसाइड करती थी, वो क्वांटम, मतलब
कितने प्राइस का होगा, कितने क्वांटिटी में होगा, कब आएगा, ये सारा चीज कौन करता था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। 1992 के बाद से ये सिस्टम को पूरा पूरी बंद कर दिया गया है और अब जो प्रोमोटर्स है, मतलब कंपनी के जो ओनर्स हैं और जो मर्चेंट बैंकर्स है, ये दोनों मिलके डिसाइड कर सकते हैं या करते हैं कि फिक्स प्राइस में उनको कितना प्राइस देना है। एक कंपनी में जो भी रेवेन्यू है, बेस्ड ऑन दैट कंपनी के विजन, कंपनी के क्लाइंट्स, ये सारा चीज़ को मिला के कंपनी का क्या बनता है? एक वैल्यूएशन। ठीक है, एक वैल्यूएशन बनता है। वैल्यूएशन के बाद वो डिसाइड करते हैं कि उनको कितना परसेंट स्टेक सेल करना है। लेट्स से उनको 5% स्टेक सेल करना है। उसके बाद वो एक नंबर ऑफ स्टॉक, ठीक है, और प्राइस, ये दोनों पे डिसाइड करते हैं। अगर नंबर ऑफ प्राइस और नंबर ऑफ स्टॉक और प्राइस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5% का जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा। तो ये एक सिंपल से मेथड है जिससे आप समझ सकते हो, बट ऑब्वियसली यहाँ का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड वो हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, ये आई थिंक आप समझ गए हो जो बेसिक आपको चीज़ जानना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन बुक बिल्डिंग मेथड। ठीक है, तो ये बुक बिल्डिंग मेथड क्या है? देखो, मैकेनिज्म टू डिमांड द आईपीओ बेस्ड ऑन द डिमांड। डिमांड के हिसाब से एक प्राइस में आना कि एक शेयर का प्राइस कितना होगा। ग्लोबली बुक बिल्डिंग इज रिकॉग्नाइज एज मैकेनिज्म फॉर कैपिटल रेजिंग। तो आज के दिन में बुक बिल्डिंग सबसे पॉपुलर मेथड है और ऑलमोस्ट हर एक आईपीओ बुक बिल्डिंग मेथड से ही गुजरता है प्राइस डिटर्मिनेशन के केस में। दिस इज बेसिकली ऑक्शन ऑफ शेयर्स। इट इज देन uses the bids to arrive at a concessional price। तो देखो, एक प्राइस रेंज दिया जाता है। लेट्स से 100 से 110 के बीच में शेयर प्राइस रहेगा। तो ये डिसाइड करता है मर्चेंट बैंकर एंड प्रोमोटर्स। अब आप इसमें बिड कर सकते हो कि आपको इसको 100 रुपये में चाहिए, 110 रुपये में चाहिए। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस वैल्यूएशन का है। अब 100 रुपये में अगर सब आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं तो बात ये रहेगा कि कंपनी का वैल्यूएशन कम आएगा, लेकिन वही 110 में करते हैं तो ज़्यादा आएगा। तो बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ पीपल द इक्विलिब्रियम इज अराइव्ड। एक इक्विलिब्रियम में अराइव करके उसको प्राइस में कन्वर्ट किया जाता है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है हु आर देयर इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस। कौन लोग हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस में? मर्चेंट बैंकर्स और बुक रनर। यस, मर्चेंट बैंकर ही बुक रनर का काम करते हैं, ये भी अपॉइंटेड बाय द इशूअर। मर्चेंट बैंकर हेल्प्स द इशू इन द प्रोसेस ऑफ आईपीओ एंड हेल्प्स इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो मर्चेंट बैंकर बुक बिल्डिंग प्रोसेस में भी उनके हेल्प करते हैं। दे शुड ओनली बी वन बुक रनर, और एक से ज़्यादा अगर बुक रनर हुआ तो उसको को बुक रनर बोला जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। देन प्रोसेस में कौन होता है? देन होते हैं सिंडिकेट मेंबर्स एंड अंडरराइटर्स। तो देखो, ये कुछ नहीं, ये रिस्क को मिटिगेट करते हैं। ठीक है, ये जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं ये भी सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। दे आर परमिटेड टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज ऑफ एज एन अंडरराइटर। मतलब शेयर्स को खरीद के आगे लोगों को बेचना, ये अंडरराइटर का काम होता है। अंडरराइटर कलेक्ट डेटा फ्रॉम द पोटेंशियल बायर थ्रू रोड शो सिटी टू सिटी बाय डूइंग ब्रोकर एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स मीट। अंडरराइटर का काम ये भी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस आईपीओ के खबर को पहुंचाना। तो देखो, आज के दिन में सोशल मीडिया हो गया, बहुत सारे ऐप्स हो गए जिसके थ्रू लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। तो इसका मतलब ये भी है कि आज के दिन में अंडरराइटर का जो रोल है वो थोड़ा चेंज भी हो गया है। मतलब वो शायद पहले जितने सिटी टू सिटी जाते थे आज उतना नहीं जाते हैं, राइट। आज कहीं एक जगह से या दो जगह से वो इस मीट को करते हैं, बाकी सब जगह पे स्ट्रीम करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, बट यस, दिस इज़ द प्रोसेस। वो अगर करना चाहे सिटी टू सिटी जाके वो कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि हम अब तक क्या क्या समझ लिए हैं। हम अब तक मर्चेंट बैंकर्स एज बुक रनर को समझ लिए हैं, सिंडिकेट मेंबर्स एंड अंडरराइटर को समझ लिए हैं। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कि स्टॉक ब्रोकर, जिसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक वो इंटरमीडिएरी है। कहाँ पे है ये? एक रिटेलर जो कि आईपीओ को खरीदेगा और एक कंपनी जो आईपीओ को बेचेगा, इन दोनों के बीच में। ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोग हैं इन दोनों के बीच में, बट स्टॉक ब्रोकर ये वो है जहां से लोग आईपीओ को सब्सक्राइब करेंगे, राइट। स्टॉक ब्रोकर आज के दिन में तो
ज़ेरोदा ऐप, अपस्टॉक, ग्रो, ये बहुत सारे कंपनी आ गए हैं जो फिंगर टिप में ही सारा काम करके देती है। सो यस, दे आर स्टॉक ब्रोकर। देन रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, तो इसकी बात तो हमने पहले भी कर ली है। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब ये है कि कंपनी के सारा डिटेल्स इस पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं कि हमको लेना है या नहीं लेना है। देन होता है ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर में एक ऑफिस है ROC, जो सारे डेटा को, मतलब सारा डेटा सही है गलत है ना, डिसाइड वो करती है। मतलब सारा डेटा सबसे पहले तो कंपनी अपने बोर्ड में डिसाइड करता है, मर्चेंट बैंकर्स अपना काम करता है, सारा चीज़ सेबी के पास भी जाता है, ROC के पास भी अपने रूल्स के हिसाब से आता है। उसके बाद ROC उसको डिसाइड करता है, क्योंकि देखो ये जो कंपनी है, सबसे पहले ये कंपनी जो है ये तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, राइट। तो बेस्ड ऑन इट ROC कौन हुआ, उसके मतलब कंट्रोलर तो नहीं बोल सकते, बट यस, ROC इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओवरसीइंग इट। अब वो IPO लेके आना चाहती है, मतलब अब वो सेबी रेगुलेशन में भी चले जाना चाहती है, राइट। तो एक कंपनी को कंपनीज एक्ट का रूल्स भी मानना है, मतलब ROC कुछ बोलेगा तो भी मानना है, सेबी कुछ बोलेगा तो भी मानना है। अब बढ़ते हैं फ्लो ऑफ IPO को देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड का अप्रूवल होता है, जैसे कि अभी आपने समझ लिया। उसके बाद बोर्ड अप्रूवल के बाद अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि ड्राफ्ट को प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये डिसीजन लेते हैं विद द बोर्ड, विद द प्रोमोटर्स। ऑल बिजनेस हैज़ टू सबमिट सेक्शन 32 ऑफ कंपनी एक्ट। ये जो प्रोस्पेक्टस है ये हर बिजनेस को एज पर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 32 उसको जमा करना होता है। देन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को बताना कि भैया हम लिस्ट होना चाहते हैं। उसके बाद अंडरराइटर डज द रोड शो। उसके बाद जो अंडरराइटर है ये सारा जगह जाके ढिंडोरा पीटते हैं, मतलब ये बताते हैं कि भैया IPO आने वाला है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ले लो, कंपनी ये काम करती है और ये काम करेगी आगे के चल में। ये सारा चीज़ कहाँ लिखा है, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। और प्रोस्पेक्टस को इसीलिए एक रिटेलर बिलीव करता है बिकॉज ये एज पर द रूल्स ROC के पास भी जाएगा, सेबी के पास भी जाएगा, तो इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। देन प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है, IPO प्राइस बैंड डिसाइड होता है, प्राइस बैंड के थ्रू है ना एक प्राइस कंसेशनस को बिल्ड किया जाता है थ्रू डिमांड। वो इक्विलिब्रियम से डिमांड मतलब एक प्राइस अराइव होता है, वो हो जाता है स्टॉक प्राइस। अब फाइनल शेयर्स आर इशूड एंड मनी आर कलेक्टेड प्राइमरी मार्केट। तो देखो जब शेयर इशू हो जाता है तो फिर ये जो पैसा है रजिस्ट्रार के थ्रू दे दिया जाता है कंपनी को, और जिनको भी शेयर का अलॉटमेंट नहीं मिलता है उनको रिटर्न कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है, एक है ASBA, एक है IPO मैंडेट। तो आज से 4-5 दिन के करंट अफेयर की बात करें तो IPO मैंडेट अभी बहुत फेमस है, एंड लोग जितना भी IPO खरीद रहे हैं ये IPO मैंडेट के थ्रू ज़्यादातर खरीद रहे हैं, ठीक है। मतलब मोर देन 60% ऑफ द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग थ्रू IPO मैंडेट। पहले तो ASBA अकेले था, ASBA आज के दिन भी है, लेकिन ASBA थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे बेटर तो IPO मैंडेट है। सॉरी नॉट IPO मैंडेट, इट्स UPI मैंडेट, ठीक है, UPI मैंडेट है। तो इससे हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, और ख़त्म होने से पहले हम इन 3 वर्ड्स को समझते हैं, एंकर इन्वेस्टर, QIB एंड ग्रीन शू ऑप्शन। तो देखो इसको बहुत डीप में हम नहीं समझेंगे क्योंकि इसके रिलेटेड एक और वीडियो आपके सामने आएगा। एंकर इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है जो एक कंपनी को शॉर्ट टर्म से बचाता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी लिस्ट हुआ, लिस्ट होते साथ साथ क्या होता है, अगर रिटेलर सब बेच दिए तो स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। तो वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, और जो रिटेलर है मतलब मेरे और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, जो एंकर इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर जो बहुत ज़्यादा शेयर लेके बैठे हुए हैं, वो 90 डेज तक इन्वेस्टेड रहते हैं, ठीक है। तो एंकर इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये कॉन्फिडेंस भी लेके आते हैं और प्राइस को मेंटेन भी रखते हैं। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि अलीबाबा ने जोमेटो का शेयर बेच दिया, ठीक है, फिर टाइगर ग्लोबल ने उबेर का शेयर बेच दिया। तो ये सारे कंपनी है कौन, ये सारे कंपनी सब एंकर इन्वेस्टर थे। देन
QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, तो ये भी बायर्स होते हैं, ये भी मार्केट में आके शेयर को खरीदते हैं, लेकिन एक दो शेयर में ये बल्क में खरीदते हैं ना, करोड़ों पैसा लगाते हैं अपना और शेयर्स को खरीदते हैं। ग्रीन शू ऑप्शन ये क्या है, जब किसी कंपनी का डिमांड मतलब शेयर का डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगा तब वो ग्रीन शू ऑप्शन को एक्सरसाइज करके ओवर सब्सक्रिप्शन को हॉनर कर सकती है। ठीक है, इज एन ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल उनके पास 10 शेयर्स है इशू करने के लिए, लेकिन डिमांड क्योंकि कितना ज़्यादा है तो 10 की जगह 12 इशू कर सकती है यूजिंग ग्रीन शू ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, IXMB हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर। एंड अगेन लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू।